नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार का पार्ट 2 है दोस्तों, जिसमें हम लोग दो अधिकार के बारे में इसमें जानेंगे। पहला स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला हम लोग जान गए थे, इसमें दूसरा और तीसरा के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे मीसा के बारे में, रासुका के बारे में, टाडा के बारे में, पोटा के बारे में, जो निवारक नज़रबंद अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया था दोस्तों समय समय पर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी सीरीज़ का प्लेलिस्ट बन गया है। तो प्लेलिस्ट में जा करके पॉलिटी सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जा करके आप शुरू से पढ़ाए गए हमारे द्वारा जितने भी पॉलिटी के चैप्टर है उसको देख करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो देख करके आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा करके अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बने हैं जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसको आसानी से आप बना सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आपके पास कोई भी किताब आपके पास अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है तो उसमें भी आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आपसे आसानी से सभी क्वेश्चन को दोस्तों बन जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 17-18 के बारे में जान गए थे। आज हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार, जो है आपका दूसरा मौलिक अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या है? तो अनुच्छेद 19 दोस्तों इसमें बात किया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। मतलब कि वाक मतलब दोस्तों आपका बात या जो बोलने का अधिकार आपका है वो। अभिव्यक्ति मतलब आपका विचार, मतलब कि आपको संविधान द्वारा दोस्तों अपने विचारों को व्यक्त करने का दिया गया दोस्तों आज़ादी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपनी इस आज़ादी का फ़ायदा है ये नहीं कि दूसरे के मौलिक अधिकार को अवमानन करें। बोलने का अधिकार मतलब दोस्तों कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि सामने वाले इंसान के मौलिक अधिकार का हनन हो दोस्तों। मतलब कि वैसा ही बोलिए जो क्या हो संविधान के आप मौलिक अधिकार के दायरे में हो दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 19 है, इसमें आपको मूल संविधान जो था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। एक जो है आपका, जो हम बताए थे आपको पहले वीडियो में, जो 40वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें अनुच्छेद 19(1)(f) को क्या कर दिया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार था उसको इस मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके विधिक अधिकार में शामिल कर दिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की दी गई स्वतंत्रता है उसके बारे में। तो पहला है दोस्तों 19(1)(a) जिसमें है आपको बोलने की आज़ादी। दूसरा है दोस्तों 19(1)(b) जिसमें शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की आज़ादी। तीसरा है दोस्तों 19(1)(c) जिसमें समूह एवं संघ बनाने की आज़ादी। चौथा है दोस्तों अनुच्छेद 1D 19(1D) जिसमें भारतीय क्षेत्र में मतलब भारत का कोई भी हिस्सा है वहाँ पर घूमने फिरने की आपकी आज़ादी। पाँचवा है दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(e) जिसमें भारतीय क्षेत्र में रहने मतलब निवास करने की आज़ादी। छठा है दोस्तों आपका अनुच्छेद 19(1)(f) जो संपत्ति के अर्जन व्यय की स्वतंत्रता के बारे में बात करता था। इसी को क्या कहते दोस्तों, इससे समाप्त करके विधिक अधिकार में दोस्तों डाल दिया गया। इसी प्रकार इसको हटा दिया गया तो कितना बचा आपका, 6 बचा दोस्तों। और जो सातवां था दोस्तों 19(1)(g) जिसमें है रोजगार की स्वतंत्रता, मतलब कि अपने जीवन यापन करने के लिए कोई भी काम करने की आज़ादी। तो इस तरह से ये वाला आपका मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, इसको हटा दिया गया है इस श्रेणी से। तो कितने बचे आपके, 6 बचे। इसको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस खाली आप याद रखिएगा 19(1)(a)(b)(c)(d) करके इस तरह से। और पहला है क्या कर रहे हैं, पहला आदमी बोलता है, बोलकर क्या करता है, लोगों को जमा करता है। जमा करना, जमा किस लिए, तो मान लीजिए कि हम सभा करना है, कोई हमको सम्मेलन करना है तो शांतिपूर्ण बिना हथियार के, याद रखिएगा। ठीक है, सम्मेलन में हम लोग जमा किए लोगों को, फिर क्या किए, उसको सम्मेलन में शामिल करने के बाद एक संघ बनाए। क्या बनाए, एक संघ बनाए। संघ बना करके बोले कि चलो हमको घूमने फिरने चलना है, जो आगे आपका है हम चलेंगे घूमने फिरने। फिर आपका घूमने फिरने जाइएगा दोस्तों तो वहाँ पर रहिएगा, निवास कीजिएगा ही कहीं ना कहीं कोई स्थान। तो उसका बात किया 19(e) में। और दोस्तों जो छठा आपका है 19(1)(g) वहाँ पर अगर आप रह रहे हैं तो आपको अपने जीवन यापन करने के लिए दोस्तों रोजगार की भी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराध के लिए दोष सिद्धि। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए क्या है उपबंध, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला दोस्तों अनुच्छेद 20(1) में क्या है, तो अनुच्छेद 20(1) में कहा गया दोस्तों कि अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा। कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आज कोई
व्यक्ति कोई अपराध किया था, उस अपराध के लिए आज जो सज़ा है दोस्तों, जो सज़ा है, अगर वही सज़ा क्या कल होकर के उसमें संशोधन न करके उसी अपराध के लिए कुछ बदलाव आता है, तो उस व्यक्ति को कल वाले सज़ा के मतलब कल वाले जो संशोधन हुआ सज़ा उसके अनुसार उसको सज़ा नहीं मिलेगा, बल्कि आज जो अपराध किया है और आज के समय के जो उस अपराध के लिए सज़ा है उसी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा दोस्तों। ये आपका अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 20(2), इसमें कहा गया दोस्तों कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए दबाव नहीं। मतलब इसमें कहा गया दोस्तों कि कोई भी अपराधी या कोई भी व्यक्ति हो उसको स्वयं खुद के विरुद्ध आप दबाव नहीं बना सकते हैं गवाही देने के लिए। अनुच्छेद 20(3) में कहा गया दोस्तों कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, मतलब कि कोई व्यक्ति है अगर कोई एक अपराध किया है तो उसको एक ही सज़ा मिलेगी। कहने का मतलब दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो कोई एक अपराध किया है तो उसको उस अपराध के लिए सज़ा मिल गया, वो सज़ा काट लिया। ये नहीं है अब सज़ा काट लिया तो उसके बाद ये नहीं कि उसको दोबारा उसी अपराध के लिए फिर से दंडित किया जाएगा। तो ये क्या है, गलत है दोस्तों। मतलब यही क्या है आपका अपराध के लिए दोष सिद्धि है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अपना अनुच्छेद 21 के बारे में, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार। ये जो अनुच्छेद 21 है दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा भाग है, मतलब सबसे बड़ा अनुच्छेद आप बोल सकते हैं। इसमें जीवन जीने के लिए आपको हम बता देते हैं कि जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों की आपकी आवश्यकता है, आपको लग रहा है कि ये जीवन से संबंधित हमारा है, ठीक है, आपको याद नहीं है कि कौन से अनुच्छेद में, तो आप अनुच्छेद 21 आसानी से टिक कर दीजिएगा दोस्तों, आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। इसमें कुछ हम बातें यहाँ लिखे हैं, इसको हम अलग से बताएंगे अनुच्छेद 21 में कौन कौन सी बातें हैं। यहाँ पर बताते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम कुछ बातें यहाँ पर शामिल किए हैं। बस याद रखिएगा कि आपको जीवन जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि इसका संबंध हमारे जीवन से है, हमारे जीवन जीने से है, तो वो आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। जैसे विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, निजता का अधिकार, फ़ोन टैप करना, ये भी क्या है, गलत है। मतलब ये लग रहा है आपको, तो ये क्या है, आपका जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। विदेश जाने का, शिक्षा पाने का अधिकार पहले नहीं था दोस्तों हमारे 21 में, इसको 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21(a) में किया गया है दोस्तों। उसके अलावा जो निजता का अधिकार देख रहे हैं दोस्तों, निजता मतलब कि राइट टू प्राइवेसी, ये भी क्या आपका अनुच्छेद 21 में है। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि आपकी निजी बातों को, निजी कोई चीज़ें हैं उसको दूसरा कोई लोग जाने, अगर वो जानता है गलत तरीके से, तो क्या है, आपका निजता का उल्लंघन है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है, जिस तरह से हम लोग अनुच्छेद 20 को देखे थे उसी तरह से आपका अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 20 में क्या क्या, कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो अपराध करेगा दोस्तों तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी, तो ये गिरफ्तारी के लिए दोस्तों क्या है, संरक्षण। पहले कोई व्यक्ति अपराध किया फिर उसे क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। इसमें दोस्तों इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के समय वो कारण पूछ सकता है कि किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर कोई भी नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास उसको क्या करना है, पेश करना है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जो आने जाने का समय है उसमें इसमें शामिल नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कहा गया है कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अपने मनपसंद वकील रखने की उसको आज़ादी है, वो अपने इच्छानुसार किसी वकील को रख सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो अनुच्छेद 22 है इसमें ये भी बातें कहा गया है कि जो शत्रु देश के व्यक्ति हैं और जो निवारक नज़रबंदी द्वारा जिनको गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया है, उनको ये जो अधिकार हैं ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है दोस्तों। अब आगे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर निवारक नज़रबंद क्या होता है। निवारक नज़रबंद क्या होता है, तो निवारक नज़रबंद का मतलब होता है दोस्तों कोई भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व क्या होता है, उसको हिरासत में लिया जाता है। मतलब कि हमको लग रहा है कि संदेह हो रहा है कि क्या कर रहा है, अपराध करने वाला है, तो क्या कर लिए, उसको हम हिरासत में ले लिए, तो इसे क्या कहेंगे, निवारक नज़रबंदी कहेंगे दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, ये अपराध करने एक तो अपराध नहीं होगा, जो व्यक्ति अपराध करने वाला है उसका भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बचाव हो जाएगा दोस्तों। अब बात है दोस्तों जो निवारक नज़रबंद है दोस्तों, ये आपका संवर्ती सूची का क्या दोस्तों विषय है, ये क्या है आपका संवर्ती सूची का विषय है। और ये भी याद रखिएगा संवर्ती सूची कहने का मतलब दोस्तों इस पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है दोस्तों। अब निवारक नज़रबंद से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, मान लीजिए क्या आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको 3 महीने से अधिक क्या होगा,
अधिक नज़रबंद नहीं किया जा सकता दोस्तों। अब नज़रबंद 3 महीने पर अधिक अगर करना है तो इसके लिए उचित कानून क्या होता है दोस्तों, बनाया जाता है। मतलब कि संसद न्यायालय द्वारा क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है, तभी जा करके उसको अधिक समय तक नज़रबंद किया जाता है दोस्तों। नज़रबंद करने के लिए दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपको क्या करेंगे हम थाना में ही बंद करें, कहीं घर में भी, कोई भी होटल वगैरह कहीं भी आपको नज़रबंद किया जा सकता है दोस्तों। अब आगे आते हैं दोस्तों, जो हमारे भारत में समय समय पर क्या बना है, इसके लिए कानून जो बना है निवारक नज़रबंदी के लिए, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है दोस्तों, पहला निवारक निरोध अधिनियम जो आपका 1950 में ही बना था, जिसको 1969 में क्या किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों। जब 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय इसको समाप्त कर दिया गया था। तो समाप्ति के बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया था, एक निवारक नज़रबंदी संबंधित कानून पारित किया था, जो 1971 में पारित किया था, जिसका नाम था दोस्तों मीसा, जिसको हम लोग आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से दोस्तों जानते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार ने, मतलब जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इस कानून को पारित करने के बाद जो उनकी सरकार थी उनको क्या मिल गई थी, असीमित शक्ति, मतलब कि अनलिमिटेड पावर क्या होता है उनको मिल गया था। कोई भी जो पुलिस हो या सरकारी एजेंसी हो सरकार की, वो किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद कर सकती थी और असीमित समय के लिए। इसकी यहाँ पर 3 महीना नहीं था, कितने भी समय के लिए नज़रबंद कर सकती थी और बिना वारंट के तलाशी ले सकती थी दोस्तों। फ़ोन टैपिंग को भी सरकार ने क्या कर दिया था, लीगल कर दिया था दोस्तों। फ़ोन टैपिंग तो यहाँ पर क्या है, आपका एक मूल अधिकार है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था कि फ़ोन टैपिंग भी सरकार ने इसको लीगल कर दिया था। किंतु जब जनता पार्टी की सरकार आती है दोस्तों, मोरारजी देसाई जी की सरकार, तो उन्होंने क्या किया, ये जो मीसा कानून था इसको समाप्त कर दिया। क्या 1978 में क्या किया, इसको समाप्त कर दिया। किंतु 2 साल के बाद क्या होता है, इनकी सरकार जनता पार्टी गिर जाती है, फिर पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है दोस्तों, और पुनः उसी के समानांतर इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनती हैं और एक नया निवारक निरोध कानून पारित करती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे हम लोग रासुका के नाम से जानते हैं, जो 1980 में पारित हुआ था दोस्तों, अधिनियम बना था। ये बिल्कुल आपका मीसा की तरह ही था दोस्तों, उसी के पूरक था दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, आतंकवादी विध्वंसक निवारक अधिनियम, ये क्या था, इसको हम लोग टाडा के नाम से जानते हैं, टाडा के नाम से भी हम लोग दोस्तों जानते हैं। ये दोस्तों कब बना था, 1985 में बना था। इसके पीछे उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसके पीछे उद्देश्य यही था दोस्तों कि 1980 के दशक में क्या था कि पंजाब में आतंकवादी जो घटनाएं थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसी आतंकवादी घटनाओं को, जो गतिविधि थी उसको रोकने के लिए, उसे निपटने के लिए सरकार ने क्या किया था, टाडा नामक एक अधिनियम को दोस्तों पारित किया था। किंतु पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार जब आती है तो 1995 में इसको दोस्तों क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। किंतु आतंकवादी से लड़ने के लिए हमको तो चाहिए कोई ना कोई कानून, इसीलिए क्या होता है दोस्तों, आपका एक आतंकवादी निवारक अधिनियम बनता है, जिसको हम लोग पोटा के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये पोटा नाम दोस्तों बाद में पड़ता है, पहले इसको पोटो बोलते थे, बाद में 2002 में आपका पोटा पड़ा। अब ये क्या था दोस्तों, ये तो आतंकवादी से निपटने के लिए था, मतलब आतंकवादी जो गतिविधियाँ थी उसको ख़त्म करने के लिए था, ये बनाया गया था पोटा। अब इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों, तो क्या हुआ था दोस्तों कि 11 सितंबर 2001 में आतंकवादियों का समूह क्या किया था, जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर क्या किया था, आतंकवादी हमला करके उसको क्या किया था, तहस नहस कर दिया था दोस्तों। इसी को नज़र में रख करके भारत सरकार ने ये पोटा नामक कानून को दोस्तों पारित किया था, जिसे 2004 में क्या था, कांग्रेस सरकार जब आई थी, सप्रेशन की सरकार, उसको क्या कर दिया था दोस्तों, समाप्त कर दिया था। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, अब आते हैं अगला जो आपका अधिकार है, तीसरा जो मौलिक अधिकार है, जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में जानेंगे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया। तो पहले बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 23 के बारे में। अनुच्छेद 23 के बारे में दोस्तों कहा गया है, इसमें मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगारी अथवा बंधुआ मजदूरी के बारे में बात किया गया है। मानव दुर्व्यापार मतलब कि पहले आपको पता है कि क्या होता था, पहले के समय में मानव का व्यापार होता था, मतलब दास खरीदना, दासी खरीदने का व्यापार। जैसे आप लोग ही सब्जी मार्केट में सब्जी होता है, अलग अलग मार्केट में खरीदते, उस तरह से पहले दासों का मार्केट होता था, इसमें लोग दास को खरीदते थे। वो अगला दोस्तों आपका, इसको फिर क्या किया था, इसके लिए सरकार ने एक अधिनियम बनाया था 1956 का अधिनियम द्वारा, इसको क्या किया था, इसको प्रतिबंधित किया था दोस्तों। आगे दोस्तों बलात् श्रम पर भी क्या है दोस्तों, रोक, मतलब कोई व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकता, लेकिन सरकार को जब जरूरत पड़ेगा, मतलब जो सार्वजनिक कार्य होगा वहाँ पर सरकार को जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर वो क्या आपको बलात् श्रम दोस्तों करवा सकते हैं। ये क्या है वो, मतलब कि आपके अधिकार का हनन नहीं है दोस्तों।
अगला दोस्तों बेगारी। बेगारी मतलब क्या, काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई हम उसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब कि बंधुआ मजदूरी कर सकते हैं दोस्तों, उसको कहेंगे बंधुआ मजदूरी। इसको भी दोस्तों सरकार ने प्रतिबंधित किया था अधिनियम बना करके 1976 में। कभी कोई प्रश्न करता है कि बंधुआ मजदूरी कानून कब बना था, 1976 में। तो ये सब जो भी चीज़ें दोस्तों क्या है, ये आपका निषेध मतलब प्रतिबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों आपका अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 24 है दोस्तों, वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार के कारखानों में, खदानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके लिए क्या गया, संसद द्वारा समय समय पर कानून बनाए गए हैं। पहला है कारखाना अधिनियम जो 1948 से बना था। दूसरा है बागान श्रम अधिनियम जो 1951 में बना था। तीसरा है दोस्तों खान अधिनियम जो 1952 में बना था। और आपका अगला है चौथा जो है वो आपका बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो आपका 1986 में बना था दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आगे, हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कैलाश सत्यार्थी के बारे में, जिन्होंने क्या किया था, बचपन बचाओ आंदोलन को चलाया था दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी जो बताए थे आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार का कोई भी कारखाने में, बागान काम नहीं करवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या हुआ था, कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया था, जो भी बच्चे हैं वो क्या किए थे, कांच के उद्योग में, ईंटों के भट्ठों में, पत्थर के खदानों में घरेलू बाल मजदूरी कर रहे हैं या खतरनाक उद्योगों में क्या है काम कर रहे थे, उनको क्या किया था, ऐसे बच्चों को दोस्तों इन्होंने मुक्त कराया था। और एक आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन। इनके इसी सामाजिक कार्य के कारण क्या किया गया था, इनको 2014 में दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था। ये भी आप याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी को उनके इस सामाजिक कार्य के लिए कब मिला था, 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। अब अगला क्लास में दोस्तों बाकी का जो भी आपका मौलिक अधिकार है उसको हम लोग पूरी तरह से पढ़ लेंगे। बाकी जो आपका बचा चौथा, पाँचवा और छठा उसको हम लोग पढ़ेंगे। और अगले वीडियो, दो वीडियो इसका और आएगा दोस्तों, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और बाकी जो बचा हुआ है आपका मौलिक अधिकार उसका। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर कुछ त्रुटि, अगर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो हमें कमेंट करके दोस्तों बता दीजिएगा, उसमें हम कुछ संशोधन करेंगे दोस्तों। या कुछ और जानकारी की आवश्यकता है तो हमें कमेंट करके दोस्तों बता दीजिएगा। और बाकी बताइएगा कैसा क्लास लगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।